राम राम। इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। अल-फलाह पर ईडी का शिकंजा लगातार कस रहा है और ईडी की कस्टडी में जवाद अहमद सिद्दीकी। कोर्ट ने जवाद को 13 दिन की कस्टडी में भेजा है। देर रात 1 बजे तक चली सुनवाई के बाद रिमांड पर सौंपा गया है। अल-फलाह यूनिवर्सिटी का चेयरमैन है जवाद सिद्दीकी। दिल्ली की एक अदालत ने अल-फलाह ग्रुप के चेयरमैन जवाद सिद्दीकी को 13 दिन की ईडी कस्टडी में भेज दिया है। अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि ऐसे उचित आधार मौजूद हैं जो बताते हैं कि सिद्दीकी बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी, फर्जी मान्यता यानी कि एक्रेडिटेशन और अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े फंड की हेराफेरी में मनी लॉन्ड्रिंग के गंभीर अपराध में शामिल है। उन्हें 18 नवंबर की देर रात पीएमएलए की धारा 19 का पालन करते हुए गिरफ्तार किया गया। अदालत की सुनवाई देर रात तक चली है। ईडी ने अदालत को बताया कि जांच शुरुआती चरण में है और उसके पास धोखाधड़ी, गलत बयानबाजी और अपराध की आय के स्थानांतरण से जुड़े ठोस सबूत हैं। ईडी के इन आरोपों पर कोर्ट ने मुहर लगा दिया है। तो अब देखिए, अल-फलाह यूनिवर्सिटी इस वक्त पूरी नींव अल-फलाह यूनिवर्सिटी की लगातार धोखाधड़ी में दिखाई दे रही है कि कैसे लिप्त इसका प्रबंधक रहा है। और न सिर्फ धोखाधड़ी, न सिर्फ आतंकवादी गतिविधियां, बल्कि पीएमएलए यानी कि मनी ट्रेल को भी तलाशने की कोशिश की जा रही है और पीएमएलए के तहत अब पूछताछ की जा रही है। ईडी की इन्वॉल्वमेंट इसमें बहुत अहम है और ईडी अब 13 दिन की कस्टडी में जवाद अहमद सिद्दीकी से पूछताछ करेगी कि आखिरकार इस तरह से धोखाधड़ी जो किया है इसने। आप देखिए, अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर शिकंजा कैसे कसा है। पहले तो चेयरमैन अरेस्ट हुआ है। अल-फलाह यूनिवर्सिटी का जो चेयरमैन है, जो आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, इसे अरेस्ट कर लिया गया है। अल-फलाह के ठिकानों पर लगातार रेड चल रही है। सिर्फ एक एजेंसी नहीं, अब ईडी भी इन्वॉल्व हो गई है। एनआईए, एटीएस, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, हरियाणा पुलिस, तमाम इस वक्त जांच एजेंसियां अल-फलाह यूनिवर्सिटी के कई ठिकानों पर छापेमारी कर रही हैं, चाहे वो दिल्ली के ओखला के ठिकाने हो या फिर वो ट्रस्ट हो, यूनिवर्सिटी का परिसर हो। तमाम पैमाइशें भी चल रही हैं इस मामले में। तीसरी तस्वीर जो आपको दिखा दें, पीएमएलए एक्ट के तहत ईडी का एक्शन अब चल रहा है। पीएमएलए के तहत, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत अब जवाद अहमद सिद्दीकी से पूछताछ की जाएगी कि आखिरकार उसने पीएमएलए के तहत मनी लॉन्ड्रिंग का फंड लिया है और यह फंड जब आया है तो इसका ट्रेल कहां कहां से जुड़ रहा है, कहां कहां से इसके तार जुड़े हैं। और जिस तरीके से फर्जीवाड़ा किया गया है, गलत एक्रेडिटेशन यहां पर लिया गया, फर्जी तरीके से एक्रेडिटेशन लिया गया है, यानी कि एनएसीसी नाक जिसको कहते हैं, उसको इसने दिखाया। छात्रों को फर्जी मान्यता दिखा करके ठगने का आरोप है, इसके ऊपर गंभीर आरोप है। तो पूरा अल-फलाह यूनिवर्सिटी ठग के बुनियाद पर खड़ी हुई थी। गलत तरीके से करोड़ों की संपत्ति कमाने का आरोप है इसके ऊपर। गिरफ्तारी वजह से सभी दस्तावेज वकील और पत्नी को दे दिए। और चलिए, इसी खबर पर, हमारे साथ बड़ी खबर पर साउथ हरियाणा ब्यूरो चीफ गुलशन ग्रोवर जुड़ गए तमाम जानकारी के साथ। गुलशन, अल-फलाह यूनिवर्सिटी जो न सिर्फ आतंकवादियों का सेल बना हुआ है, आतंकवादियों का गढ़ है, अब दूसरा गंभीर इस पे आरोप ये है कि न सिर्फ आतंकवादियों का यहां पर गढ़ है, ये घर है, बल्कि ये बुनियाद इसकी फर्जीवाड़े और धोखाधड़ी पर स्थापित है। तो कुल मिलाकर के आने वाले समय में हम बड़ी कार्रवाई देख सकते हैं। अभी से गिरफ्तार किया गया जावेद अहमद सिद्दीकी को। बिल्कुल, क्योंकि ईडी ने अब मनी लॉन्ड्रिंग केस में जो अल-फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन है जावेद अहमद सिद्दीकी, उनको गिरफ्तार कर 13 दिन का रिमांड लिया है। 13 दिन के रिमांड में कई ऐसी अहम जानकारियां हैं एनआईए के पास, जो अब अल-फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जावेद अहमद सिद्दीकी से पूछताछ करेगी। और जो अभी तक की जांच में खुलासा ये भी हुआ है कि लगभग 415 करोड़ रुपए की आय का एक खुलासा हुआ है, जो इस समय जानकारी मिली है एनआईए को, कि जिसमें 25 ठिकानों पर जो रेड की थी, उस रेड में 9 शेल कंपनियों का पता लगा था। और 9 शेल कंपनियों के अलावा एक ही कंपनी पर रजिस्टर्ड थी ये कंपनी और एक ही साइन थे। तो ये तमाम तरह के जो खुलासे हैं वो ईडी की जांच में हुए हैं। और अब ईडी ने जब 25 ठिकानों पर रेड की और 25 ठिकानों पर रेड के साथ साथ अब जो खुलासे लगातार हो रहे हैं, उसमें थोड़ी सी जानकारी जो हमारे पास फिलहाल आई है, उसमें
जानकारी ये है कि जो ईडी के पास आया है कि यूनिवर्सिटी ने 2014-15 में लगभग 31 करोड़ रुपए दिखाए थे और 2015-16 में लगभग 29.5 करोड़ रुपए दान के रूप में ये दिखाए थे। यानी कि दान के रूप में उन्हें ये मिले थे। लगभग 60 करोड़ रुपए की ये रकम हम कह सकते हैं 14-15 और 15-16 में। और फिर 2016-17 में यूनिवर्सिटी ने अपनी कमाई से, पढ़ाई से होने वाली आय बताना इसे शुरू कर दिया। 2018-19 से यूनिवर्सिटी की कमाई में बढ़ोतरी हुई है। 2018-19 में कमाई लगभग 24 करोड़ से बढ़कर 2024-25 में यानी 80 करोड़ रुपए हो गई है। अगर इन 7 सालों की अगर हम बात करते हैं तो इन 7 सालों में 2019 से 18 से लेकर और 25 तक यानी इस यूनिवर्सिटी को कुल 415 करोड़ रुपए की कमाई हुई है। अब यही 415 करोड़ रुपए की जो कमाई हुई है इसका अब एनआईए जो है पूरा जांच करेगी कि ये जो पैसा है ये कैसे फंडिंग के तौर पर आता था और जो दान के रूप में इन्होंने पहले दिखाया वो किस तरीके से दिखाया था। इसी के साथ साथ और कई खुलासे हुए हैं। डॉक्टर उमर जिसने i20 गाड़ी से सुसाइड बॉम्ब जो तैयार किया था, खुद भी मरा, तमाम लोगों को भी जान ली, उसमें भी ये जानकारी कई मिली है कि अब जो एक कानपुर से भी एक गाड़ी मिली है, हरियाणा के वो नंबर की गाड़ी है। बताया ये जा रहा था कि डॉक्टर साइंस साजिद जो है लगभग 25 दिन पहले वो कानपुर गई थी और कानपुर के बाद जब वहां पर एनआईए की टीम पहुंची है तो वहां पर एक हरियाणा नंबर की गाड़ी बरामद हुई है। अब क्या वो गाड़ी भी बम बनाने के लिए ही यूनिवर्सिटी ने जो है वो साइंस साजिद या मुजम्मिल ने तैयार की थी, डॉक्टर उमर ने तैयार की थी, ये सभी जो है वो जांच का विषय है। अब एक जानकारी और ये सामने आई है, जो लैब की बात हो रही थी, अल्फला यूनिवर्सिटी में जो लैब अंदर थी, वो भी अब सामने ये आया कि डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर साइंस साजिद ने उस लैब से भी चोरी की है बम बनाने के लिए। यानी जो विस्फोटक सामग्री जो बड़ी संख्या में लगभग 3000 किलोग्राम जो पकड़ी गई थी, वो उसे बम बनाने के लिए लैब से भी कुछ चोरी की गई है, ऐसी भी जानकारी मिली है। पूछताछ में डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर साइंस साजिद ने साफ तौर से बताया है। तो जांच में लगातार खुलासे हो रहे हैं और अब कई एजेंसियां इसकी जांच कर रही है। जैसे पहले भी जानकारी हमने दर्शकों को दी थी, अब एनआईए टीम तो शामिल हो ही गई है। इससे पहले दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम की बात करें या फिर जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें या यूपी एटीएस की बात करें, हरियाणा एसटीएफ की बात करें, फरीदाबाद क्राइम ब्रांच की बात करें, तो चंडीगढ़ पुलिस की बात करें, तमाम टीमें जो है जहां जहां से अब क्लू इसको मिल रहे हैं, किस किस राज्य से इनका कनेक्शन था, सभी की जो टीमें हैं, पुलिस की टीमें हैं, इन्वेस्टिगेशन टीमें हैं, वो तमाम अब इस पहलू को जांच रही हैं। और अब ये साफ तौर से आपने भी कहा कि अल्फला यूनिवर्सिटी आतंकियों का अड्डा बन चुकी थी, क्योंकि व्हाइट कॉलर टेरर जिस तरीके से वहां पैदा हो रहे थे, कैसे देश के अंदर ये लोग डॉक्टर बनने के साथ साथ उसके प्रोफेशन को किस तरह से आतंकी में तब्दील करना चाहते थे, ये साफ तौर से अब जांच में लगातार खुलासे हो रहे हैं। और डॉक्टर मुजम्मिल की कहें या डॉक्टर साइंस साजिद के कहें, डॉक्टर उमर की कहें या डॉक्टर नासिर की कहें, ये तमाम ऐसे डॉक्टर थे जो इस प्रोफेशन से अब आतंकी का रास्ता जो है चुन रहे थे और आतंकी बन चुके थे। और देश के कई ऐसे ठिकानों पर ये इसी तरीके से बमबारी करना चाहते थे, जिस तरीके से दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के बाहर जिस तरीके से i20 गाड़ी से इन्होंने बम धमाका किया। और ये अभी और भी कई इनके मंसूबे थे, चाहे वो दिल्ली का कॉन्स्टिट्यूशन क्लब हो या कोई मंदिर हो या रेलवे स्टेशन हो या फिर भीड़ भाड़ वाला इलाका हो, कनॉट प्लेस हो, तमाम ऐसे इलाके जहां भीड़ भाड़ होती है, जहां एक साथ कई लोग मारे जा सके, इनका ऐसा मंसूबा था। लेकिन समय रहते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस को जैसे ही भनक लगी थी और उसके बाद ये मंसूबा उनका कामयाब नहीं हो पाया और समय रहते ही ये पूरा जो विस्फोटक है वो फूट गया। और अब एक एक करके तमाम एजेंसियां इस पूरे मसले को लेकर जांच कर रही हैं और कई अहम खुलासे अब जिस तरह से खुलासे हो रहे हैं, चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं, उसमें अल्फला यूनिवर्सिटी जो है वो झूठ की बुनियाद पर खड़ी रहती है और कैसे खड़ी रहती है, ये भी सवाल है, इसमें जांच का विषय है। गुलशन, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे, दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। सूत्रों के हवाले